हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज एटम्स। In this unit, two chapters are involved, chapter 12 and chapter 13. In chapter 12, we read about atoms, and in chapter 13, we read about nuclei. Is it clear? In this chapter, we will discuss about atoms. The chapter 13 is about nuclei. इस चैप्टर से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो सीबीएसई ने रिमूव की हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन्हें पढ़ेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आगे भी काफ़ी काम आने वाली हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर एटम। एटम के बारे में आपने 11th-12th क्लास में भी 9th-10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। हमने सबसे जो स्टार्टिंग में एटम के बारे में जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी हुई है। उसके बाद हमने जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा हुआ और हम यहाँ जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से ही स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। जो आपका जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो आप सभी जानते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में सीखी थी। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के प्रपोज करने के टाइम पर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो एटम्स हैं आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कि एटम्स आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे पास, ठीक है। तो जे थॉमसन ने इसी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था लाइक ए वाटरमेलन, और ये प्रपोज किया था कि जैसे वाटरमेलन के इनसाइड suppose this is the mass of watermelon, here these are the protons embedded and likewise somewhere electrons are embedded। जैसे आपके प्रोटॉन्स एम्बेडेड हैं वैसे ही आपके कहीं कहीं क्या है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इस तरीके से इंटायर मास में आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फैले हुए। इसको परम पडिंग मॉडल के साथ भी कंपेयर किया गया था, ठीक है। दिस इज टोटली हाइपोथेसिस, ये कोई एक कल्पना थी जिसके पीछे सिर्फ इतना ही रीज़न हो सकता है कि क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पक्का थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा किया गया हो कि एटम आपके अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं तो एटम्स के अंदर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वैसे नेगेटिव चार्ज है और वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। ये जो है आप
जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, जो जे थॉमसन के बाद प्रपोज किया गया था, वो इस जे थॉमसन की थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है, जे थॉमसन ने जो अपनी थ्योरीज़ में जो चीज़ के बारे में बताया था, वही कुछ यहाँ पर जो है उसको वेरीफाई करने के लिए ही इस मॉडल को जो है जे थॉमसन ने जो है कुछ प्रपोज किया था। जे थॉमसन के मॉडल को जो वेरीफाई करने के लिए जो जे थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया था, उसी को जो है वेरीफाई करने के लिए कि ये जो है मॉडल कुछ जो यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इस मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। By the 19th century, enough evidence has accumulated in the favor of atomic hypothesis of matter. ठीक है, the experiments of electric discharge through gases carried by the English physicist J.J. Thomson. This is electric discharge, मतलब जो आपने शायद 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कैथोड रेज एमिशन और एनोड रेज एमिशन, कुछ इस तरीके से वो सब चीज़ों के बारे में ने पढ़ा हुआ है। और कहा था कि उन सब से हमने रिवेल्ड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेंट्स नेगेटिवली चार्ज कंस्टिट्यूएंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स, और एटम्स जो कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये थॉमसन ने प्रपोज किया था प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम और वाटरमेलन के जैसा मॉडल, और उसने कहा था कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। तो पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, और नेगेटिव चार्ज जैसे आपके सीड्स वाटरमेलन के एम्बेडेड है वैसा कुछ है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी स्टडीज़ हैं जैसे रदरफोर्ड है, बोर एटॉमिक मॉडल और आज का जो क्वांटम मॉडल, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, ये बिल्कुल जे थॉमसन से बिल्कुल ही अलग था। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है आपको एक उस टाइम के जो हमारे जो चीज़ें हमारे सामने थी और जिस चीज़ों को हम सोच रहे थे उनको कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है कि हमारे पास या तो कंडेंस्ड मैटर, सॉलिड और लिक्विड या डेंस्ड गैसेज हैं एट ऑल टेम्परेचर एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ इज प्रेजेंट। आप देख रहे हैं, आप चीज़ों को क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज दे आर एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, दो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज दिस रेडिएशंस इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू oscillation of atoms and molecules governed by interaction of each atom and molecule within its neighbors। तो जो यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है कि भाई ये जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं, उस टाइम पर ऐसा सोचा जा रहा होगा कि मान लीजिए बहुत सारे एटम हैं मटेरियल के अंदर, तो इनके आपस में इंटरेक्शंस के कारण, इनके आपस में टकराव के कारण जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल जिससे भी आपका एटम सब्सटेंस मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपक्ष में भी हमारे पास एक थ्योरीज थी, लाइट एमिटेड फ्रॉम रेयरफाइड गैसेज हीटेड इन ए फ्लेम और एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली इन ए ग्लो ट्यूब सच एज फेमिलियर विद नियॉन साइन और मर्करी वेपर लाइट। ठीक है, मर्करी वेपर्स लाइट आपने देखी होंगी, नियॉन लाइट भी शायद हो सकता है आपने में से किसी ने देखी हो। तो हैज़ ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। अगर ऐसा है कि एटम्स से रैंडमली मूव करके एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इन्होंने अगर जनरल बात की जाए तो कोई कुछ वेवलेंथ की, कोई कुछ वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस इनसे एमिट हो रही थी। कुछ की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी, कुछ की वेवलेंथ कम थी। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट या तो बहुत सारी वेवलेंथ है कि एटम्स अगर ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद स्ट्राइक किए होंगे तो कुछ वेवलेंथ हुई होगी, क्लोज एटम्स स्ट्राइक किए होंगे तो कुछ वेवलेंथ रही होगी, वगैरह वगैरह। बट इन दीज केस, मर्करी वेपर और नियॉन के केस में सिर्फ सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, कुछ ही वेवलेंथ आपको नोटिस करने में आ रही थी।
ठीक है। जैसे नियॉन के केस में, सोडियम लैम्प के केस में अगर आप देखें सिर्फ 2 ही वेवलेंथ है, वैसे ही इनके केस में भी कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स थी, ठीक है। द स्पेक्ट्रम appears as a series of bright lines. In such gases, the average spacing between the atoms is large. तो एटम्स के बीच में जो स्पेस है वो भी क्या था, ज़्यादा था। Hence the radiation emitted can be considered due to individual atoms. तो इससे पहले की थ्योरीज तो ये कहती थी कि भाई एटम्स के आपस में टकराने के कारण, एटम्स के कोलिजन के कारण जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। बट दीज थ्योरीज आर सेइंग दैट कि इन दोनों की बातें हमने पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एमिट हो रही देट आर एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स, और कुछ नया ही कंसेप्ट शायद अराइज हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में हमने देखना है। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में बताया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे 1871 से 1937। इन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पर काफ़ी जो है वर्कआउट किया है, ठीक है। ई डिस्कवर्ड अल्फा रेज, अल्फा रेज का डिस्कवर्ड किसने किया, आपका रदरफोर्ड ने, ठीक है। एंड बीटा रेडिएशंस आर आल्सो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फेडरिक सोडी के साथ मिलकर इसने रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न थ्योरी भी क्रिएट की है, ठीक है। तो इन्होंने थ्योरियम के ऊपर और इन्होंने एक न्यू नोबल गैस के एक आइसोटोप रेडान को भी डिस्कवर किया है, नोन एज थोरॉन, जिसको थोरॉन बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के में काफ़ी कुछ जो आपका जो है योगदान दिया हुआ, ठीक। 19th सेंचुरी के शुरुआत की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग के 19th सेंचुरी की, इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। ये देखिए कि हर एक एलिमेंट जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम एमिट करता है, ठीक है, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जैसा हाइड्रोजन है वैसा कोई और नहीं है, जैसा लिथियम है वैसा कोई और नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करना जो है दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑलवेज गिव सेट ऑफ लाइन विद फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द लाइंस। तो इससे क्या सजेस्ट हुआ, दिस फैक्ट सजेस्टेड एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इट। In 1885, John Jacob Balmer obtained a simple empirical formula which gives the wavelength of a group of lines emitted by the hydrogen. इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। ये एक स्कूल टीचर थे, ठीक है, जिन्होंने इन कुछ वेवलेंथ्स जो हाइड्रोजन एटम से एमिट हो रही थी उन 4-5 नंबर्स के साथ, जो नंबर्स थे वो वेवलेंथ थी, जो उन नंबर्स को एक मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में अरेंज किया था। इट इज़ आर इंटू में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, एन की वैल्यू आप 3, 4, 5 तरीके से पुट कर सकते हैं। उसके बाद बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, फंड सीरीज एंड सो मेनी सीरीज आर आल्सो अदर्स, ठीक है। बट लेटर डिस्कस इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर अबाउट दैट। तो हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है और हम यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में ही जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए भाई, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि जे थॉमसन के ही रिसर्च स्टूडेंट रहे हैं, वाज एंगेज्ड इन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि इन्होंने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की डिस्कवरी भी की थी उन रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो he proposed in 1906 he proposed a classic experiment of the scattering of these alpha particles by atom to investigate the atomic structure। तो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को गहनता से अध्ययन करने के लिए, जे थॉमसन की बात कहाँ तक सच है, क्या कुछ सच है क्या नहीं है, उस चीज़ को आजमाने के लिए इन्होंने एक
ये प्रपोज किया आपका एक एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम्स। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लेटर परफॉर्म किया गया हैंस गीगर एंड मार्स्टन, अर्नेस्ट मार्स्टन। याद रखिए 9th क्लास तक हम यही सोचते हैं कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था दैट इज परफॉर्म्ड बाय द रदरफोर्ड, but it was only proposed by the Rutherford. This experiment was actually done by the Geiger and Marston. ठीक है, तो one may ask the alpha scattering experiment is performed by, that is Geiger and Marston, and they as 20-year-old students, ये Rutherford के ही students थे, had not yet earned his bachelor degree। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लेटर आपको डिस्कस किया गया। तो the explanation of the results led to the birth of Rutherford planetary motion of the atom, so called nuclear model of the atom। जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके रिजल्ट के बेसिस पर, देखिए इसके ही कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने कौन सा आपका मॉडल दिया, दैट इज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी जिसको बोलते हैं। इस मॉडल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस। दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ही किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो साइड में बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, और इसलिए इनको रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया कि एंटायर जो पॉजिटिव चार्ज है और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, विद द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वैसा ही सजेशन दिया, वैसा ही प्रपोज किया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आज जो हम एटम के मॉडल को पढ़ रहे हैं दैट इज़ ए मेजर स्टेप टुवार्ड्स दिस। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वाई एटम्स एमिट लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। जो बात थी दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन मार्क, अभी तक भी एक क्वेश्चन मार्क था। इसे पीछे की जो हमारी स्टडीज़ हैं वो तो हमें ये बताती हैं कि भाई हमारी जो पिछली इसे जो बैकवर्ड स्टडीज़ हैं वो हमें ये बताती हैं कि भाई एटम से जो है एक डिस्क्रीट वेवलेंथ्स की जो लाइट्स हैं वो एमिट हो रही हैं। ठीक है, और उन वेवलेंथ्स को जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है किसी भी एलिमेंट का, यानी कि सिर्फ वो एलिमेंट ही वैसा कर सकता है, उस एलिमेंट से ही वैसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो सकती है। तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग दिस मॉडल ऑफ एन एटम। और हाउ कुड एन एटम एज सिंपल एज हाइड्रोजन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड ए सिंगल प्रोटॉन एमिट ए कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम किस तरीके से ये जो इतना कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो है वेवलेंथ्स डिफरेंट लाइट्स को एमिट कर सकता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क थे। एक और भी क्वेश्चन मार्क था जिसको आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पर कुछ सीरियस जो है कुछ चीज़ें थी जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जिनको लेटर आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल में आप देखेंगे जिनको एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पर जो द मेजर थिंग इज़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि भाई हमारे पास ये जानकारी थी कि जो आपके एटम्स हैं वो उनसे वो डिस्क्रीट वेवलेंथ की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। एक जो है वो करेक्टरिस्टिक है हर एक एलिमेंट का। ठीक, तो उसको लेटर डिस्कस करेंगे हम, बाद में पता भी चल जाएगा आपको। अब हम देखते हैं कि
अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। तो आइए अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो अरेंजमेंट देखते हैं पहले अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ये आप देख रहे हैं अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दिस इज ए सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, दिस अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, अल्फ़ा बीटा गामा, दीज ऑल पार्टिकल्स आर emitted by a radioactive source। जैसे यहाँ पर Pi is the radioactive source। ठीक है, तो ये एक सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल्स का। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दीज आर द पार्टिकल्स विथ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। और दूसरा, ये दीज क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होने की वजह से दीज पार्टिकल्स आर वेरी हैवी। ये पार्टिकल्स काफ़ी हैवी भी। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनका मास भी ज़्यादा है और ये काफ़ी हैवी भी है। तो ये कुछ अरेंजमेंट था। कैसा अरेंजमेंट था, ये सोर्स, ये इधर गोल्ड फॉइल, ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज द गोल्ड फॉइल, दिस इज द गोल्ड फॉइल एंड दिस इज ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्योंकि यहाँ पर जब ये अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे तो यहाँ आपको दिखाए गए स्टार से यहाँ पर एक स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड। चाहे टकराते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं एक बार। रदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट 1906 में इसने इसको प्रपोज किया था, 1911 में गीगर और मार्स्टन के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को जो है कैरी आउट किया गया। ठीक है, दे डायरेक्टेड ए बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इतनी एनर्जी के जो है पार्टिकल्स को जो है जो आपकी गोल्ड फाइल थी उस गोल्ड फाइल के ऊपर जो है क्या किया गया, थ्रोन किया गया, बम्बार किया गया। अल्फा पार्टिकल्स वर collimated into a narrow beam by their passage through lead bricks. This beam was allowed to fall on a thin gold foil of thickness. This is the thickness of the gold foil, 2.1 into 10 raised to power minus 7 meter. This one gold foil has this thickness. ठीक है, the scattered alpha particles were observed through a rotable detector consisting of zinc sulfide screen and a microscope. This scattered alpha particle on striking the screen produced brief light flashes और scintillations। यहाँ जब ये स्क्रीन से टकराते हैं, ये जैसे अल्फा पार्टिकल्स एक सिंगल बीम से द्वारा दर्शाए गए, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर जो है फुल फाइल पर गिरे और ये इधर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर आपको दिखाई दिए। एक माइक्रोस्कोप की मदद से इन पार्टिकल्स को क्या किया जा सकता था, हम जो है देख सकते थे। ठीक है, दिस फ्लैशेस में बी व्यूड थ्रू ए माइक्रोस्कोप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स में बी स्टडीड एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। यहाँ इस पॉइंट पर जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल may be studied as a function of angle of scattering, that is angle of scattering or number of scattered particles, number of scattered particles, there is a relation between these two। इस रिलेशन को स्टडी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इतनी सी थिन गोल्ड फाइल के द्वारा इनको बम्बार किया गया।
These are the lead bricks. This is a soft alpha particle. This is the beam of alpha particle. This is a gold foil target, and this is the most pass through. This is zinc sulfide screen. This is detector of microscope. ठीक है, and this is the angle of scattering. ठीक है, तो यहाँ आपको एक ग्राफ शो किया गया है. देखिए, दिस इज द ग्राफ. Here the number of scattered particle detectors is the scattering angle. This one is the graph. As the scattering angle increases, the number of particles sharply decreases. This one is the graph. ठीक है, तो क्योंकि हमने अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करना था कि कितने पार्टिकल्स से जो है वो गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद स्कैटर होंगे कितने एंगल से, उस वो हमने के जो है देखा था भाई. तो a typical graph of total number of alpha particles scattered at different angles in a given interval of time is shown in figure 12.3 जो आपने देखा है. The dots in this figure represent the data points and the solid curve is the theoretical prediction based on the assumptions that the target atom has a small dense positively charged nucleus. देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ जो assumptions आपके पास रही होंगी भाई, उन अजम्पशंस को आपने देखिए देख लेते हैं. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे थे वो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ इस जो एक्सपेरिमेंट में कहा गया है. तो ये जो आपके सामने जो ग्राफ आपने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके की कर्व आपके सामने आई हुई है. ये डॉट जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से डॉट अलग अलग जगह पर उस ग्राफ में डॉट दिखाई दे रहे हैं. तो ये डॉट आपको क्या दिखाते हैं, एक बार ग्राफ को दोबारा देखते हैं. ये देखिए, ये डॉट एक्चुअल डाटा है जो एक्सपेरिमेंट से, ये जो डॉट हैं, ये जो डॉट है आपके, ये जो डॉट हैं, ये वाले जो डॉट हैं, ये डॉट एक्चुअल डाटा है जो उस ग्राफ से मिला हमें. ठीक है, दिस वन इज़ द एक्चुअल डाटा. और ये हमने ये इसको और इसको क्या कर दिया, हमने मिला दिया भाई. ये इसको इस डॉट को इस डॉट से मिला, फिर इस डॉट से मिला, इस डॉट से मिला, और हमने कर्व ऑब्टेन की हुई है. ठीक है, एक्चुअल में रीडिंग्स डाटा है. जैसे आप ग्राफ जब आप ड्रा करते हो एक्स और वाई के बीच में, तो आपके पास अगर ये दो पॉइंट इस तरीके से हों, सपोज कीजिए कुछ पॉइंट्स आपके पास, तो आप इस तरीके से मिलाकर एक कर्व ऑब्टेन करो. वैसा ही कुछ हमने कर्व ऑब्टेन की हुई है यहाँ पर. ठीक है, क्लियर है भाई. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या नतीजे इस एक्सपेरिमेंट के आए थे, वो हमें देखना है. देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर कहता है मैनी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स is a small dense positive. देखिए, the solid curve is the theoretical prediction based on the assumption that target atom has a small dense positively charged nucleus. Many of the alpha particles pass through the foil. It means that they do not suffer any collision. Most of the alpha particles, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अनडेविएटेड पास हो गए थे. Only about 0.14% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree. तो सिर्फ 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री, यानी कि ज़्यादातर अनडेविएटेड आपके पास हो गए थे. ठीक है, 1 in 8,000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री. Rutherford argued that to deflect the alpha particle backwards, it must experience a large repulsive force. This force could be provided if greater part of the mass of the atom and its positive charge were concentrated
टाइटली एट इट्स सेंटर। तो रदरफोर्ड ने क्या आर्गुमेंट दिया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ बाहर आया, एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट आए, एक्सपेरिमेंट के नतीजे ये आए कि सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री एंगल से ज़्यादा स्कैटर हुए और 8000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ही 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए या बैकवर्ड डिफ्लेक्ट करने के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। और ये फोर्स तभी लगाया जा सकता है कि जब एटम जो आपका एटम का मोस्ट ऑफ द मास, ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम और इसका बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज वर कंसंट्रेटेड टाइटली एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर लाई करते, और देन द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल कुड गेट वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज विदाउट पेनिट्रेटिंग इट, and such a close encounter would result in large deflection. This agreement supported the hypothesis of the nuclear atom. That is why Rutherford is credited with the discovery of the nucleus. तो who discovered the nucleus? Rutherford. ठीक है, तो इस तरीके से जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर बहुत ज़्यादा हैवी मास था अल्फा पार्टिकल का, टू पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी अकेले प्रोटॉन या अकेले इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं थी अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट करना, उसके पास से स्कैटर करना और बैक भेजना तो नामुमकिन था उनके लिए। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, और उसका कारण क्या है कि भाई एटम के सेंटर में बहुत ज़्यादा मास है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ है क्योंकि बैक आए हैं। ठीक है, तो in Rutherford's nuclear model of the atom, the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus with electrons some distance away. ये देखिए, ये ही कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। In Rutherford atomic model of the atom, the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus with the electrons some distance away. The electrons would be moving in the orbits about the nucleus just as the planets do around the sun. The Rutherford experiment suggested that the size of the nucleus to be about 10 raised to power 15 meter to 10 raised to power 14 meter. ठीक है, और आगे from the kinetic theory the size of the atom was known to be 10 raised to power minus 10 meter, about 10,000 to 1 lakh times larger than the size of the nucleus. यानी कि एटम के न्यूक्लियस के साइज से लगभग 10,000 से 1 लाख गुना तक बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया इसी चैप्टर 11 सेक्शन 11.6 इन क्लास 11 इस चीज़ के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एटम के साइज के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। The electrons would seem to be at a distance from the nucleus is about this times the size of the nucleus itself. Thus, most of the an atom is empty space. With the atom being largely empty space, it is easy to see why alpha particles go right through a thin metal foil. However, when alpha particles happens to come near a nucleus, the intense electric fields they scatter through a large angle. The atomic electrons being so light do not appreciably affect the alpha particles. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहीं दूर डिस्टेंस पर रहे होंगे, कुछ ऐसा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और यहाँ कुछ ऐसा आप कह सकते हैं, दिस वन इज न्यूक्लियस, और यहाँ कहीं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज द मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, most of the space is empty, but the alpha particles are very close, get deflected. तो जो आपके काफ़ी क्लोज जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो अल्फा पार्टिकल्स रहे होंगे, दे स्कैटर्ड, एंड वन जो बिल्कुल ठीक सामने से टकराया है,
दिस अल्फा बीम गेट बैक, ये वाला अल्फा बीम क्या आ गई वापिस। तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जो है इसको स्कैटर कर पाए, तो उसके बारे में बताया है कि द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सो लाइट, बहुत ज़्यादा हल्के होने के कारण, जैसे ऐसा मानिए कि आप एक दीवार के अंदर एक आप बॉल फेंकते हैं और एक पत्थर फेंकते हैं, वैसा कुछ डिफरेंस रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स को वापस नहीं भेज सकते थे। दिस स्पेस इज एम्प्टी एंड ओनली दिस मास कैन डू दैट। The scattering data shown in figure 12.3 can be analyzed by employing Rutherford's nuclear model of the atom. As the gold foil is very thin, it can be assumed that alpha particles will suffer not more than one scattering during their passage through it. अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि गोल्ड फॉइल के इतने थिन होने के पीछे क्या रीज़न था कि भाई ये सिर्फ सिंगल एटम की ही एक लेयर, तो एक से ज़्यादा जो है बार स्कैटर होने के चांसेस कम है या ना के बराबर है। ठीक है, तो not more than one scattering during their passes through it. Therefore, the computation of trajectory of an alpha particle scattered by a single nucleus is enough. मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आपके अल्फा पार्टिकल्स गए हैं वो हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय ए सिंगल न्यूक्लियस इज एनफ। तो पाथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हम कंसिडर कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया है कि न्यूक्लियस ने। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ हिलियम एटम्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग 2 यूनिट of positive charge and have mass of helium atom, that is 4 unit, 2 protons and 2 neutrons. The charge on gold nucleus is Ze, where Z is the atomic number of the atom. For gold Z is equal to 79. So what is the charge? 79 E is the charge on proton. Since the nucleus of gold is about 50 times heavier than alpha particle, it is reasonable to assume that रिमेन स्टेशनरी थ्रू आउट द स्कैटरिंग प्रोसेस। तो अल्फा पार्टिकल ने जो फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी अल्फा पार्टिकल कंपैरिजन में, तो उस न्यूक्लियस पर कोई आंच नहीं आएगी, वो अपने जो है कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। अंडर दीज अजम्पशंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन अल्फा पार्टिकल कैन बी कंप्यूटेड इम्प्लॉइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनके बेस्ड अजम्पशंस के बेस्ड जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने जो है फोर्स से आपने अप्लाई किया है, क्योंकि हमें एनर्जी हमारे पास थी अल्फा पार्टिकल की, तो सम कैलकुलेशंस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिकल थ्योरीज। क्लियर है? तो ये कुछ क्लासिकल थ्योरीज के बेस्ड हमने कैलकुलेशन की थी। What is the force between the nucleus and the alpha particles? That is given by F is equal to, आप सभी जानते हैं, Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught into R square. This Q1 is the charge on alpha particle, this Z is the charge on the center of the nucleus, this is R, where R is the distance between the alpha particle and the nucleus. The force is directed along the line joining the alpha particle and the nucleus. ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंजिंग एट इट अप्रोचेज द न्यूक्लियस एंड रिसीड्स अवे फ्रॉम इट। तो जैसे जैसे आप अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के करीब पहुंचाते हो तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंज। व्हाई? बिकॉज दिस अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर में हम अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल हैपन विद दिस अल्फा पार्टिकल एंड what are the energies of the electrons, and about nucleus we will know some things. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।